नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी के चौथे अध्याय को, जिसका नाम है परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। बता दें दोस्तों, तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु, अणु, आयनों के बारे में डिटेल से, एकदम तत्वों, यौगिकों के बारे में उससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। आज हम लोग परमाणु के बारे में और परमाणु के जो अपरमाणु कण है, जैसे प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, और ये किस प्रकार से परमाणु के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, कहाँ प्रोटॉन रहता है, कहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, कहाँ न्यूट्रॉन रहता है। इस क्रम में जो तीन प्रमुख हमारे परमाणु मॉडल है, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, इन तीनों को और समस्थानिक समभारिक क्या होता है, इन सभी के बारे में डिटेल से आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखें। शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्या होता है। पिछले चैप्टर मैंने पढ़ लिया था कि जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटे से छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनता है न उसका विनाश होता है। लेकिन फिर डाल्टन जी गलत हो गए, क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं होता। फिर हमें पता चला कि परमाणु के अंदर और भी अपरमाणु कण होते हैं, यानी परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन जो तीन अपरमाणु कणों से मिलकर बना है। किन किन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डाल्टन ने बताया था कि परमाणु वह सबसे छोटा कण है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये गलत साबित हुआ, क्योंकि ये भी छोटे परमाणु से भी छोटे अपरमाणु कण है। और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, परमाणु की इमेज दे रखी है, जिसके बीच में जो है आपको पीले और लाल कलर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहे होंगे और चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी के क्रम में हम लोग डिटेल से अभी पढ़ेंगे। फिर हमारे परमाणु के अपरमाणु कणों के बारे में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो इनके बारे में आप एक इंडेक्स आप याद रख सकते हो, टेबल बना देता हूं मैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले दोस्तों जो बात याद रखने की होती है कि इनकी खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर मतलब पी फॉर पॉजिटिव, यानी कि इसके ऊपर धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है जीरो, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे आवेश जो होता है वो होता कितना, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम होता है। चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कितना कूलाम आवेश होता है? तो यहां दिख रखा होगा दोस्तों 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, लेकिन माइनस आवेश होता है तो आगे माइनस लगा देंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, तो यानी कि इसके ऊपर भी इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, लेकिन ये पॉजिटिव आवेश होता है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और तीसरा और चौथा पॉइंट आपको जो अंतिम याद रखना है, इनका द्रव्यमान याद रखना है, मास याद करना है। आसान है, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का होता है दोस्तों 1.67 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है, और न्यूट्रॉन का भी इतना ही होता है। ये लगभग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के मुकाबले 2000 गुना अधिक होता है। तो आप इतने पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन ने की थी। और कैसे की थी? कैथोड किरणों की मदद से की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19 होता है। आगे कूलाम याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और इनके प्रयोग का नाम था केनाल किरण प्रयोग, यानी कि इन्होंने धनावेशित किरणें, केनाल किरणें थी, उनके प्रयोग से जो है प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी कि ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10 की घात
27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन का लगभग 2000 गुना होता है। न्यूट्रॉन के बारे में, यानी कि न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान इतना ही होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और ये अनावेशित कण, यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ना धन आवेश होता है ना ऋण आवेश होता है, और इसलिए इन कणों का नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन दिया गया। अब ये किस क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, कहां प्रोटॉन, कहां न्यूट्रॉन, कहां इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, इन सब के बारे में जो परमाणु मॉडल दिए थे, उन 3 मॉडलों के बारे में हम पढ़ेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा था? एक परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन समाहित होता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल को अगर आप समझो, थॉमसन ने कहा था कि एक धन आवेशित गोला होता है, मतलब धनावेश से भरा हुआ गोला होता है, और जिसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं कौन? ऋण आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन जितने बिखरे हुए रहते हैं कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं, इसलिए ना धनावेश ज्यादा होता है ना ऋणावेश ज्यादा होता है। इसलिए परमाणु जो है वो कैसा होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो यानी कि विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, और परमाणु धनावेश का गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था साधारण सा, वाटरमेलन का, यानी कि तरबूज का। तरबूज का भी उदाहरण उन्होंने दिया था, और उन्होंने जो है क्रिसमस केक का भी उदाहरण दिया था। यानी कि क्रिसमस का जो केक होता है, वो केक एक धनावेशित गोले की तरह व्यवहार करता है, और उसके ऊपर जैसे जैसे ड्राई फ्रूट यूं बिखरे रहते हैं, वैसे ही परमाणु के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। और तरबूज का जो लाल भाग होता है, वो एक धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं वो एक ऋणावेश की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा बताया था थॉमसन ने। यानी कि थॉमसन ने परमाणु मॉडल की तुलना जो है तरबूज से की थी, जहां उन्होंने बताया कि तरबूज के बीज ऋणात्मक आवेशित कणों के रूप में होते हैं, और तरबूज का लाल भाग जो होता है वो कैसा होता है? धन आवेशित भाग होता है। आसान सा है दोस्तों। अब हमारा है रदरफोर्ड का प्रयोग। सबसे महत्वपूर्ण हमारा रदरफोर्ड का प्रयोग है, और रदरफोर्ड के प्रयोग में हमें जो है प्रयोग का नाम क्या था, किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग का अवलोकन किया, और प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकाला, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया? उन्होंने ली थी अल्फा कण। अल्फा कणों के बारे में थोड़ा बता देता हूं। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के द्विआवेशित यानी कि 2+ धनावेशित किरणें होती है। इन अल्फा कणों की बौछार करवाई किसके? एक सोने की पन्नी ली, बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली सोने की पन्नी ली, जिसकी मोटाई लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर थी। इनकी बहुत छोटी। और सोने की पन्नी क्यों ली? क्योंकि सोना आपको पता है धातुओं के अंदर एक आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसको पीटो तो उनकी जो एक सीट, पतली सी सीट बन जाती है। लेकिन सोना ऐसी धातु है जिसको बहुत पीटोगे तो पतली से पतली सीट बना सकते हैं। तो उन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया, और इस सोने की पन्नी के ऊपर जो है अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो यानी कि उन्होंने रदरफोर्ड के प्रयोग को याद रखेंगे तो उन्होंने पतली सोने की पन्नी ली, और उसके ऊपर अल्फा कणों की पतली सोने की पन्नी पर क्या कराया? टकराया, यानी कि उनके ऊपर बौछार करवाई। फिर उन्होंने क्या देखा, क्या उन्होंने अवलोकन किया? तो उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण अपने मूल पथ से बिना विक्षेपण के साथ आगे सीधे चले जा रहे हैं। यानी कि ज्यादातर आप देख रहे हैं ना, ये अधिकांश जो है वो सीधे चले जा रहे हैं, यानी कि अपने राह से बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं। कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो छोटे कणों से विक्षेपित होते हैं, और कुछ बड़े कणों से विक्षेपित होते हैं। यानी कि कुछ है जो छोटे कणों से विक्षेपित कम होते हैं, और कुछ ज्यादा विक्षेपित हो रहे हैं, यानी कि अपने राह से भटक रहे हैं। ज्यादातर सीधे निकल रहे हैं, कुछ अपने रास्ते को चेंज कर रहे हैं, और बहुत कम अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराने से पूरी तरह पलट जाते हैं, यानी कि जैसे गए थे वैसे ही 180 डिग्री के कोण पर वापस आ रहे हैं। बहुत कम, बहुत कम। कितने? लगभग 20,000 में से एक कण। तो 20,000 में से एक कण, अल्फा कण ऐसा था जो गया और 180 डिग्री पे टकरा के वापस आ गया। ये इन्होंने अवलोकन किया था। यानी कि अधिकांश कण सीधे गुजर जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं होता। कुछ कण ऐसे होते हैं जो किसी कणों से टकराकर उनमें विक्षेपण होता है, यानी कि वो अपनी राह से भटक जाते हैं। और कुछ यानी कि बहुत कम, यानी कि 20,000 में से एक कण ऐसा भी है जो वहां टकराकर पूरी के तरीके से वापस आ जाता है, यानी कि पूरा जो है 180 डिग्री पे वापस आ जाता है। और वापस कब आएगा? एक आप बात सुने कि अल्फा कण है वो धनावेशित कण है, तो धनावेश जब धनावेश से टकराएगा
तभी तो उसके ऊपर 180 डिग्री पे वो जो है विक्षेपित होगा या वापस आएगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं। इससे उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अधिकांश अल्फा कण जब बिना किसी विक्षेपण से सीधे पन्नी से होकर गुजरते हैं, तो उन्होंने ये बताया कि भाई अधिकांश उनमें कोई विक्षेपण नहीं हुआ, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। फिर उन्होंने देखा कि कुछ कण जो है अपने रास्ते से विक्षेपित होते हैं, यानी कि अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, जैसे गए थे वैसे नहीं जाते, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। तो जिससे उन्होंने ये पता लगाया कि परमाणु में धनात्मक केंद्र है और धनात्मक रूप से चार्ज किए गए अल्फा कणों को पीछे हटा देता है। यानी कि परमाणु में कहीं तो धनात्मक है, इसलिए वो धनात्मक के पास से गुजरेंगे तो उनके अंदर जो ऐसे विक्षेपण हो जाता है, क्योंकि समान आवेश जो है दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए जो है विक्षेपण होता होगा। फिर उन्होंने बताया कि धनावेश है कितना, तो बहुत कम अल्फा कण, यानी कि मैंने बताया ना 20,000 में से एक अल्फा कण, तो बहुत कम अल्फा कण टकराने पर पूरी तरीके से पलट जाते हैं, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर वापस आ जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु का सारा धनात्मक आवेश जो है वो कहाँ होता है, परमाणु द्रव्यमान के साथ बहुत कम मात्रा में केंद्रित होता है। यानी कि परमाणु का जो सारा द्रव्यमान कहाँ होता है, परमाणु के बीच में नाभिक में स्थित होता है और बहुत कम होता है, यानी कि 20,000 में से एक कण ही वापस है, यानी कि बहुत छोटा सा नाभिक होता है और वहीं पूरा का पूरा धनावेश होता है और वहीं परमाणु का पूरा क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो इस निष्कर्ष को वापस समझे दोस्तों कि बहुत सारे कण जो है बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, तो उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। कुछ एक कण जो है अपने रास्ते से भटक गए, यानी कि अपने रास्ते में विक्षेपण हो गया, तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक धनावेश मौजूद है। और 20,000 में से एक कण जब वापस आ गया तो उन्होंने बताया कि जो धनावेश है वो बहुत ही कम मात्रा में है और बहुत छोटा सा है, परमाणु का जो सारा द्रव्यमान है वो धनावेश के अंदर ही है। फिर हमें जो है कभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा से पूछ लेगी, कभी तो हमारे दोस्तों कभी बड़ा क्वेश्चन ऐसे आए तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सचित्र समझाइए, तब आप ये चित्र बना के समझा सकते हैं। लेकिन आप कभी पूछ ले कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि उन्होंने क्या क्या बताया, तब हम लोग निष्कर्ष, अवलोकन या फिर उनके प्रयोग को नहीं लिख सकते, तब हमें कुछ पॉइंट याद रखने पड़ते हैं कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल के बारे में बताए थे। एक परमाणु धनावेशी सघन और बहुत छोटे नाभिक का बना होता है, यानी कि परमाणु के अंदर धनावेशित नाभिक होता है और बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा नाभिक होता है और पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में होता है, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान जितना भी है, टोटल मास जो है, पूरा मास जो है कहाँ होता है, वो परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। नाभिक ऋणावेशी इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। दूसरा उन्होंने बात बताई थी कि जो नाभिक होता है बहुत छोटा होता है और इसके चारों तरफ माइनस आवेश जो है कि ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, नाभिक यानी बहुत छोटा सा होता है परमाणु के आकार में। ये तीनों पॉइंट आपको दोस्तों अच्छे से याद रखने, यानी कि नाभिक, परमाणु का सारा द्रव्यमान नाभिक में होता है, नाभिक की त्रिज्या या नाभिक का जो व्यास होता है वो परमाणु के मुकाबले बहुत कम होता है, और दूसरा है परमाणु का जो नाभिक है वो धनावेशित होता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इन तीनों पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर जो ये दूसरा पॉइंट था कि यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु की नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इस थ्योरी ने जो है बहुत से वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कोई कण है धन आवेशित और दूसरा ऋण आवेशित कण है, यानी कि कोई कण जब दूसरे कण के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथ में जब चक्कर लगाता है, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है, यानी कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। और जैसे जैसे ऊर्जा कम होती जाएगी उसके पथ भी क्या हो जाएगा, उसका पथ भी छोटा होता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नजदीक आता जाएगा और अंत तक इलेक्ट्रॉन इतना नजदीक आ जाएगा कि वो धनावेश से टकरा जाएगा और धनावेश के अंदर समाहित हो जाएगा, यानी कि परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और ऐसा हम लोग नहीं पढ़ते कि परमाणु का कभी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, ना वो बनता है ना कभी टूटता है। तो इसके मतलब ये जो पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। इसके बाद जो है एक और परमाणु मॉडल दिया गया, वो दिया गया नील्स बोर के द्वारा। बोर ने जो है रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए 2 पॉइंट बताए कि जैसे बोर ने कहा कि भाई जैसे रदरफोर्ड जी ने कहा कि परमाणु वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ये बात सही नहीं है। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते,
चक्कर तो लगाते हैं धनावेश के चारों तरफ, लेकिन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें उनकी विविध कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यानी कि परमाणु अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी चक्कर नहीं लगाते, वे एक फिक्स कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, एक स्तर के अंदर चक्कर लगाते हैं, और उस इस स्तर को क्या कहते हैं, उनका ऊर्जा स्तर कहते हैं या उनकी विविध कक्षा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, यानी कि दूसरा यह था कि भाई जब वो विविध कक्षा में चक्कर लगा रहे तो उनकी ऊर्जा में तो कमी होगी। तो बोर ने बताया कि ऐसा भी नहीं होता, कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में भी कमी नहीं होती, यानी कि वे लगाते रहते हैं, कभी भी उनकी ऊर्जा कम नहीं होती। यानी कि 2 पॉइंट आपको बोर के परमाणु मॉडल के ध्यान रखने हैं कि उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं, परमाणु के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो ऐसे ही चक्कर नहीं लगाते, एक विविध कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं। और जब ये अपनी ऊर्जा स्तर या अपनी विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनमें किसी प्रकार की ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, यानी कि ऊर्जा में कमी नहीं होती। फिर इन्होंने कुछ कक्षाओं के नाम दिए कि पहली कक्षा का जो नाम दिया उन्होंने के दिया, दूसरी कक्षा का नाम एल दिया, तीसरी का एम दिया, और चौथी कक्षा का नाम उन्होंने क्या दिया, एन दिया। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा, और इन्हीं के नाम आप ध्यान रखेंगे, के, एल, एम और एन। फिर बोर और बोर के साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बरी। इन्होंने बताया कि इन कक्षाओं के अंदर, इन ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहते हैं। तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2n²। के, एल, एम, एन, ये 4 कक्षाएं होती। इन चारों कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इन चारों कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। यानी कि n क्या होता है, n होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा स्तर की संख्या। यानी कि पहला ऊर्जा स्तर है k, उसके लिए n 1 है, यानी कि k के लिए n 1 होगा, l के लिए n 2 होगा, m के लिए n 3 होगा और n के लिए n 4 होगा। यानी कि जो ऊर्जा स्तर की संख्या को हम लोग n लिखा है, और 2n², यानी कि अगर आप पहले की बताओगे तो पहली कक्षा के एक का स्कोर 1 ही होता है, तो 2 × 1 क्या होता है, 2। यानी कि पहली ऊर्जा स्तर के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, क्योंकि 2n की जगह 2 लिखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 2 करेंगे तो क्या होता है, 8। यानी कि दूसरे ऊर्जा स्तर के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तीसरे के अंदर 18 होते हैं, और चौथे यानी कि चौथी कक्षा या n कक्षा के अंदर कितने होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने एक और नियम दिया, या हम लोग ऊर्जा स्तर की बात नहीं कर रहे, यहां बाहरी कोष की बात कर रहे हैं, यानी कि अष्टक की बात कर रहे हैं, ऑक्टेव जिसको बोलते हैं, बाह्यतम कोष। तो किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और यहां हम लोग ऊपर बात की थी, हमने ऊर्जा स्तरों की बात की थी। और फिर उन्होंने तीसरा नियम दिया था कि क्या करते हैं कि किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। यानी कि मैं आपको बताता हूं, जैसे 2 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको ध्यान रखना है, फिर धीरे धीरे 8 आने हैं। तो यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहली कक्षा में 1 बार दिया और दूसरी कक्षा में 2 बार दिए, आपने टोटल 3 कर दिए। ऐसा नहीं होता। होता कैसे है कि जब तक पहली कक्षा पूरी तरीके से नहीं भर जाती तब तक दूसरी कक्षा के अंदर, दूसरे कोष के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसे के पहले वाली कक्षा जो है पूरी तरीके से भर नहीं जाती। अब बात करते हैं दोस्तों संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही तत्वों की संयोजकता कहा जाता है। यानी कि बाह्यतम कोष, यानी कि सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। या फिर इसकी एक और परिभाषा ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे को थोड़ी सी कंफ्यूज कर देते। तो किसी परमाणु को उसका अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक का मतलब होता है बाह्यतम कोष, अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ते हैं या जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। उदाहरण से समझाता हूं दोस्तों मैं आपको। 2 परमाणु आपके पास, एक परमाणु जिसके अंदर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर की कक्षा में, 3 बाहर की कक्षा में। एक परमाणु जिसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 अंदर की कक्षा में, 5 बाहर की कक्षा में।
टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अपना अष्टक पूरा करना यानी कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो इसको पूरे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि 5 और चाहिए। और क्या होता है, अगर ये अपना बाहर वाला अष्टक छोड़ दे, अंदर वाले अष्टक में चला जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन ये जो है घटा सकता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन घटा सकता है। यानी कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन घटा दे तो भी उसका अष्टक पूरा हो जाए, और 5 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसके लिए आसान क्या रहेगा, ऐसा काम कौन सा है जिसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना। तो इसकी जो संयोजकता होगी वो 3 होगी, न कि 5 होगी। और ऐसा ये है, यहां पे है दोस्तों 3 और 2 5, बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पूरा अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, और ये छोड़ने के लिए इसको कितने हैं, छोड़ने कितने पड़ेंगे, यानी कि अंदर वाले कोष में आने के लिए इसको 5 छोड़ने पड़ेंगे। तो ज्यादा आसान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करना। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 3 होगी। यानी कि आप इस जो पहली परिभाषा है इससे पता नहीं लगा पाओगे कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजकता कहते हैं, ऐसा नहीं होता। कि यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए उस परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उसको त्याग करने पड़ते हैं, उसी को हम लोग उसकी क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। अब कुछ तत्वों की संयोजकता हमें याद रखनी है। कौन कौन से, जैसे किसी भी कक्षा यानी किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 1 होगी। किसी बाह्यतम कोष के अंदर 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो है संयोजकता 2 3 4 ही होगी। लेकिन उसके बाद वाले आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन हुए तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, यानी कि 8 पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, यानी कि उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 और चाहिए, तो उसकी संयोजकता 6 न होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, यानी कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में होंगे तो उनकी संयोजकता 3 2 और 1 हो जाएगी। 3 2 और 1, यहाँ पे 5 6 और 7 संयोजकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, परमाणु संख्या को याद करना बहुत ही आसान संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। नाभिक के अंदर आपको पता है दोस्तों, एक तो प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या का मान उसकी परमाणु संख्या कहलाता है, यानी कि प्रोटॉनों की कुल संख्या का मान ही परमाणु संख्या होती है। और आप इसको लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे किसी भी, जैसे आप लिख रहे हो हीलियम लिख रहे हो तो हीलियम ऐसे लिख लिया, हीलियम का प्रतीक चिन्ह, और हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि हीलियम के प्रोटॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसी भी अनावेशित परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। सभी परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है जब वो अनावेशित होता है। आवेशित होगा यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो आवेशित कण की बात नहीं कर रहे, हम अनावेशित परमाणु की बात कर रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। तब हम ये कहेंगे कि अनावेशित परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। अगला है हमारा द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान होता है। यहां हम आसानी से पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि परमाणु का द्रव्यमान सही में क्या होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस करेंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अगर 7 है और उसके अंदर न्यूट्रॉन 8 है, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15। तो उसका परमाणु द्रव्यमान या उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो उसकी द्रव्यमान संख्या दोस्तों यहां लिखते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर जो है वो परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को ए से, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और परमाणु संख्या को जो है जेड से दर्शाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समस्थानिक क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है, थोड़ा सा आप नाम से समझने की कोशिश करें।
समस्थानिक का मतलब होता है समान स्थान। समान स्थान मतलब एक ही प्रकार के तत्व। समान स्थान का मतलब ये समझो एक ही प्रकार के तत्व, यानी कि एक ही प्रकार के तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन उनकी परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को हम लोग कहते हैं समस्थानिक है वे। यानी कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। और यानी कि समस्थानिक मतलब एक ही जैसे परमाणु होंगे लेकिन उनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। यहाँ पे दोस्तों लिखने में थोड़ी मिस्टेक है तो आप इसको सही सीख सकते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो ये कार्बन का सिंबल लिखेंगे और उसके बाद में कार्बन 12 और कार्बन 14 लिखने का सही तरीका दोस्तों ये होता है। जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं और आपको एकदम अच्छे से इनको याद करना है। एक में 1 न्यूट्रॉन होता है, एक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और एक में 0 न्यूट्रॉन होता है, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन होता है और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि एक का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, दूसरे का 2 होता है और तीसरे का 3 होता है। तो यहाँ देख सकते हो पहले में सिर्फ प्रोटॉन 1 ही है, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन है और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। पहला जो होता है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है जिसके अंदर 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक याद रखेंगे दोस्तों। एक क्लोरीन जिसका द्रव्यमान 35 होता है, एक क्लोरीन जिसका द्रव्यमान 37 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है वो 17 होती है। तो 35 और 37 वाला एक क्लोरीन का भी समस्थानिक होता है। इन समस्थानिकों का प्रयोग दोस्तों हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सी क्रियाओं के अंदर किया जाता है। यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका उपयोग जो परमाणु भट्टी जो होती है, परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर जो फ्यूल होता है, परमाणु भट्टी में फ्यूल के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी कि कैंसर का जब उपचार किया जाता है उसके अंदर कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा जो होता है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं, हमारी जो थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ जाती है तो हमारा गला सूज जाता है, उसको हम लोग घेंगा रोग कहते हैं। उस घेंगा रोग के उपचार के अंदर आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और कार्बन 14 का उपयोग, यानी कि जो कार्बन 14 है इसका उपयोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जैसे हमें कोई मान लो आज से 500 वर्ष पुराना कोई जीवाश्म मिला, या फिर हमें जो है आज से 10,000 साल पुराना एक कोई डायनासोर का हमें कंकाल मिला, तो हमें पता लगाना कि डायनासोर आज से कितने वर्ष पहले जिंदा था। यानी कि किसी जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। और कार्बन डेटिंग के लिए किस कार्बन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों समभारिक क्या होते हैं। नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि सम और भारी का मतलब भार, यानी कि भार समान है, परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है। यानी कि अलग अलग तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान तो एक ही जैसा होता है लेकिन उनकी परमाणु संख्याएं अलग अलग होती है, उन्हें हम लोग समभारिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं अलग अलग होती है लेकिन परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। जैसे आप देख ले, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन सभी का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, सबकी क्या होती है, 40 होती है। कैसे हैं, सारे समभारिक है। तो समस्थानिक और समभारिक के बारे में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारे चैप्टर 4 को हम लोग कंप्लीट करेंगे और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। क्लास में जितनी भी सारी बातें बताई गई है आपको समझ आई होगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।